हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमारी चर्चा चल रही थी फिजिक्स पर। आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ रहे थे और मैं फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते आपके साथ अब तक हमने ये जाना कि कल के लेक्चर में कि जो लेक्चर नंबर 3 था, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए जाके। कल लेक्चर नंबर 3 में हमने ये जाना कि किस तरह हम फिजिक्स में आवेश किसे कहते हैं और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था आवेश के गुण। आवेश के गुण के अंदर हमने 2 गुण पढ़ लिए थे, एक तो कमेंडिस का नियम और दूसरे नंबर पर हमने ये समझने की कोशिश की थी कि कमेंडिस के नियम के बाद हमने आवेश के गुण के अंदर ये समझने की कोशिश की थी कि विद्युत प्रेरण क्या होता है, विद्युत प्रेरण क्या होता है। और आवेश के गुण के अंदर 2 गुण हमने समझ लेते। आज हम तीसरा गुण पढ़ने वाले हैं आप मेरे साथ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके 2 वीडियो नहीं देखे, मेरे पिछले 3 वीडियो नहीं देखे, कृपया करके मैं 3 वीडियो देखिए, तभी जो आज मैं समझाने जा रहा हूँ आपको आवेश के गुण में तभी समझ में आएंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि क्या इसे लेकर पेपर में, यानी आवेश की जो प्रॉपर्टी होती है उसे लेकर पेपर में कोई प्रश्न पूछे जाते हैं? यानी जी हाँ, पूछे जा सकते हैं। आज तक नहीं पूछे गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ही क्यों आप हर एक चीज़ हर एक हेडिंग अगली हेडिंग से जुड़ी हुई है। अगर आप बीच में से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्यों? इंटरलिंकिंग है। जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं समझ, जब तक आप शुरू के 2 या 3 वीडियो नहीं देखेंगे, लगातार बारी बारी से रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए समझना कठिन हो जाएगा। क्योंकि 12th क्लास से ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है, समझे। इसमें बार बार मल्टीपल रिवाइज करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि हम किस तरह ऑफलाइन क्लास में रिवाइज करते हैं, समझे। तो हेडिंग बनाइए कॉपी में, आवेश नंबर 3 आवेश के गुण के अंदर आवेश के गुण पढ़ रहे थे, 2 गुण हमने पढ़ लिए थे। आवेश के गुण के अंदर नंबर 3 हेडिंग बनाइए। नंबर 3 आप इधर देखिए, ये एक बॉडी है, ये एक जो आप दिखाई दे रहे हैं ये एक बॉडी है, एक वस्तु है। इस वस्तु पर अगर मैं आपको तीसरा गुण पढ़ा रहा हूँ, आवेश का तीसरा गुण, इस बॉडी पर अगर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 इस तरह चार्ज हो, एक वस्तु पर अगर इतना चार्ज हो, एक बॉडी पर अगर इतना चार्ज हो, इतना आवेश हो, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? यानी आवेश का एक गुण है, इस पर आवेश उपस्थित है। आवेश कभी भी किसी वस्तु के अंदर नहीं होता, आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर या बाह्य भाग पर होता है। चार्ज जो होता है किसी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर होता है, बाह्य भाग पर होता है। जो आवेश होता है, आवेश यानी चार्ज किसी भी वस्तु के बाह्य भाग पर होता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस आवेश को हम क्या कर सकते हैं। आज के बाद याद रखिएगा, जो आवेश होता है वो इसके एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और अदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। इसी कारण हम आवेश, किसी वस्तु पर आवेश अगर अलग अलग जगह अलग अलग हो, अगर हम कहने लगे यहाँ 5 कूलम का आवेश, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का, यहाँ 12 का, यहाँ 18 का, जब भी तो हमने यहाँ लिखा है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, यानी सबकी वैल्यू अलग अलग है। यानी एक ही वस्तु पर अलग अलग जगह अलग अलग आवेश हो, तो याद रखिए हम सभी आवेश को जोड़कर कुल आवेश निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, यह भी इसका एक गुण है। जैसे मैं कहूँ मेरा क्या गुण है, मैं समझाता बहुत अच्छा हूँ और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा करता हूँ, मेरा एक गुण है। दूसरा, मैं किसी भी सवाल हो या फिर हेडिंग हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, आप मुझसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, ये मेरा गुण है। इस तरह आवेश का भी एक गुण है। आवेश का गुण है, आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टी है। आवेश की प्रॉपर्टी है, अगर किसी वस्तु पर, किसी वस्तु या बॉडी पर अगर अलग अलग उपस्थित आवेश हो, तो आप देखोगे कि उस वस्तु पर उपस्थित आवेश को, अगर उस वस्तु का कुल आवेश निकालना हो तो आप इन सबको ऐड कर सकते हैं। नेट आवेश आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, Q नेट NET, कोई लिखने वाली चीज़ नहीं है। आप Q नेट मतलब कुल, NET नेट मतलब कुल। अगर किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश निकालना हो, किसी वस्तु पर उपस्थित, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 प्लस के Q4 प्लस के Q5, ऐसे कर सकते हैं। चलिए, ये जो आपने मेरे साथ पढ़ा ये थी आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी। अब मैं आपको आवेश की चौथे नंबर की प्रॉपर्टी समझाने जा रहा हूँ। नंबर 4 आवेश के गुण में आवेश का संरक्षण बिल्कुल हूबहू उसी है, जिस तरह सिलेबस चलना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, और आपको इसी तरह नोट करना होगा। आवेश का संरक्षण कन्वर्जन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। देखिए आवेश है क्या, देखिए जब तक आप ये वस्तु रहेगी, तब तक कोई भी वस्तु रहेगी तो उसमें बार बार उसे रब किया जा सकता है, रगड़ा जा सकता है। तो लेकिन एक बात बताऊं आपकी जानकारी के लिए कि जो आवेश होता है, आवेश को ना तो आप कभी उत्पन्न कर सकते, ये अनलिमिटेड है, पूरी दुनिया में हर जगह आवेश से उत्पन्न नहीं कर सकते, ये खुद ही जनरेट होगा। आवेश इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये गुण है, गुण को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता,
है ना। तो जो गुण हैं उन्हें उत्पन्न नहीं कर सकते। तो आवेश एक प्रकार का गुण है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता। जब पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, इस पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव हो जाएगा, तब आवेश भी समाप्त हो जाएगा। बिना आवेश के आप जीवित नहीं रह सकते, बिना आवेश के आप जीवित नहीं रह सकते। आप हर जगह आवेश देखते होंगे, जो टायर देखे हो, टायर और गाड़ी चलती होगी, टायर और गाड़ी के बीच में भी आवेश लगता होगा। क्यों? तभी तो उसके आवेश के कारण ही तो उसके टायर घिस जाते हैं। देखिए एरोप्लेन जो जब वो नीचे उतरता है ना, तो आवेश के कारण, घर्षण के कारण तो उसके टायर घिस जाते हैं, लेकिन उनके बीच में जो होता है ना, वो होता है आवेश। आवेश क्या करता है? चार्ज उसे धीरे धीरे गर्म करता है और उसे धीरे धीरे उसे फ्लैट कर देता है। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण हेडिंग बनाओ। इसमें आप लिखोगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश के इसी गुण को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, न तो उसे जनरेट किया जा सकता है, न इसे डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ना तो हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, न ही उसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को होते हैं कन्वर्जन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का नियम। चौथी नंबर की प्रॉपर्टी में आप ऐसा लिख सकते हैं। पांचवें नंबर की जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी, पांचवें नंबर, देखिए ये रहा आपका एक वायर, ये रहा आपका एक वायर। वायर मतलब तार। अगर इसके अंदर आवेश जा रहा है, अगर इसके अंदर आवेश जा रहा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता आवेश कितनी तेज जा रहा है। यानी आवेश की मात्रा वेग पर निर्भर नहीं करती, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। आपको ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जो आवेश होता है उसकी मात्रा वेग पर निर्भर नहीं करती। वेग पर किस तरह निर्भर नहीं करती, आइए जानते हैं। जैसे ये एक तार है, यानी आपके घर में जो लाइट आती है वो कभी भी स्पीड पर निर्भर नहीं करती। आपने देखा होगा धनुष से बटन दबाएंगे तो तुरंत चली आएगी, यानी उसका वेग से कोई संबंध नहीं है। जो आपके घर में लाइट आती है उस लाइट को धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट के अंदर एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं चार्ज। करंट नहीं होता, चार्ज होता है, आवेश होता है। आवेश जब यहाँ से चलकर आया उसका वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वेग का आवेश की मात्रा का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लिख सकते हैं नंबर 5 प्रॉपर्टी, आवेश की मात्रा का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 5, आवेश की मात्रा का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सोचना भी होगा आपको लिखते वक्त। नंबर 6 प्रॉपर्टी नंबर 6 में लिखिए आवेश की क्वांटम प्रकृति। आइए इसे समझते हैं। आवेश की हेडिंग बनाइए, आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति, आइए इसे समझते हैं। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है? जैसे हमने कहा इस वस्तु के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, इस वस्तु के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। कल हमने लिखवाया था, नहीं पढ़ा तो उसे पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए तो पता चलेगा तब पता चलेगा कि क्या होता है। हमने कहा कि इस वस्तु के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वस्तु के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। नहीं पढ़ा तो पढ़िए। तो हम कहने लगे इस वस्तु के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो पता लग जाएगा इस वस्तु पर कितना आवेश होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनका पूर्ण गुणज आवेश की क्वांटम प्रकृति कहलाता है। यानी अगर हम कहें इस डस्टर के अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता करना है कि इस इलेक्ट्रॉन, अगर आपको किसी भी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन पता लग जाएं तो आप उस वस्तु पर आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। इसे ही आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। समझे, ये भी आवेश का गुण है। हमने कहा इस डस्टर के अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे सर आप एक बात बताइए, जब इस डस्टर के अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है तो आप बताइए इसके अंदर आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो आप कहोगे सर आप ऐसा कर सकते हैं, आपको तो पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप बताइए डस्टर के अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1000 इलेक्ट्रॉन की इससे गुना कर देंगे। 1000 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1000 की इसमें गुना करेंगे तो गुना ना करते आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप इसकी कैलकुलेशन इसके साथ करिए। ये 1.6 × 19 में से 3 घटाएं तो 16 बच जाएगा, 10⁻⁻16 कूलम, 10⁻⁻16 कूलम। तो 1.6 × 10⁻⁻16 कूलम इस डस्टर के ऊपर चार्ज होगा अगर इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन हो। क्या सीखे? एक मिनट रुकिए। तो भी आपने जाना कि किसी वस्तु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो कैसे निकालते हैं। अभी तक आपने ये जाना कि किसी वस्तु के अंदर आवेश की मात्रा निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं।
आपने मेरे साथ ये सीखा, किसी वस्तु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा, आवेश की मात्रा निकालनी हो, आवेश की मात्रा निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, ये अभी तक आपने मेरे संग सीखा। अब क्या सीखेंगे, ये जानते हैं अब क्या सीखेंगे। आज कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं आप मेरे साथ, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल बड़े ही खतरनाक होंगे, बड़े ही हॉट न्यूमेरिकल होंगे, है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश की क्वांटम पर करती। अब आप कहिए सर इसके अंदर लिखना क्या है, तो 1 मिनट रुकिए, हम बताते हैं इसके अंदर लिखना क्या है। तो लिखिए किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर कोई भी वस्तु पर आवेश की मात्रा निकालनी हो, आवेश की मात्रा को लिखते हैं क्यों सर, उस वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, n, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होती है, प्लस माइनस भी लिख दियो, Q बराबर प्लस माइनस NE। इसे बोलते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होती है, समझे। प्रॉपर मल्टीपल, इसे बोलते हैं प्रॉपर मल्टीपल। तो ये इसे बोलते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, Q बराबर NE। किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा निकालनी हो तो Q बराबर NE फॉर्मूले का यूज करना होगा। आइए इसके पर कुछ सवाल कर लेते हैं। Q बराबर NE, आवेश की मात्रा, आवेश का मात्रक बताओ सब बच्चे। आवेश का मात्रक क्या था, कल बताया था, आवेश का मात्रक था कूलम। आज के बाद याद रखना आवेश का मात्रक कूलम होगा। बार बार हम यूज करने वाले क्वेश्चन इसके ऊपर ही क्वेश्चन होगा। आवेश की में जहाँ भी क्वेश्चन आता रहेगा ना, न्यूमेरिकल करवाता रहूँगा, आप देखना कि कितना इंप्रूव होने वाला आपके अंदर। Q बराबर किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा निकालनी हो तो Q बराबर क्या सूत्र होगा, NE। या एक सूत्र और होगा, Q बराबर IT। अब आप कहोगे सर ये IT क्या बोला, ये तो समझ में आया Q बराबर NE, लेकिन Q बराबर IT नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखिए हम है ना। ये रहा आपका एक कंडक्टर मतलब चालक। इसके अंदर करंट फॉलो हो रहा है, जितना भी करंट फॉलो हो रहा है, जितनी आवेश की मात्रा प्रवाहित हो रही है, जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही और कितने समय पर, ये पॉइंट S, ये पॉइंट N, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा किस धारा को, तो उसे बोलते हैं T। अगर इस वस्तु पर आवेश की मात्रा निकालनी हो तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसे लेकर, इन दोनों को लेकर पेपर में सवाल पूछा गया है, पूछा जा सकता है 2 नंबर का सवाल। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन पर जो न्यूमेरिकल होंगे आप उन्हें करिए। आप अपनी बुक खोजिए, बुक के अंदर देखिए इस सूत्र पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और आप उन्हें किस तरह हैंडल कर सकते हैं, समझे। आज हम इस पर बात करने वाले हैं आपके साथ। चलिए कितने गुण हुए, आप अभी यही रखिए सर, Q बराबर NE। तो ये भी 7वें नंबर का गुण, क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 7। आप लिखिए आवेश की विमा। अब आप कहोगे सर ये विमा क्या होती है, बेटे विमा 11th क्लास में थी। विमा को इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो याद रखिए इसकी डायमेंशन 80 होगी। 80 क्यों होगी 80, आप धारा देखिए, धारा को A में नापते हैं, A का मतलब एम्पियर, और इसकी क्या होगी T। तो आप इसे इकट्ठा कर लिखेंगे तो आ जाएगा 80। तो आज के बाद आप याद रखिएगा आवेश की विमा क्या होगी 80। आपको इसकी जरूरत भी पड़ने वाली है, क्योंकि आप बड़ी विमा जब भी निकाल पाएंगे तब आपको छोटी विमाएं याद होगी, उसके बिना आप बड़ी विमाएं नहीं निकाल पाएंगे। तो अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हमने आपको आवेश के 7 गुण बताए, 7 के 7 गुण आपके हाथों पर बार बार रिपीट होने चाहिए। आप कम से कम 3 बार पढ़े हों, दिन में कम से कम 3 बार पढ़े हों आवेश के 7 के 7 गुण। उसके बाद देखिएगा एग्जाम जो हॉल होगा आपका, उसमें क्या कमाल होने वाला है, देखिए आप कभी नहीं भूल पाएंगे, है ना। चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके जो बीच में एक फॉर्मूला है ना Q बराबर NE, इससे संबंधित जो पेपर में सवाल पूछे गए हैं, आवेश के गुण से संबंधित जो पेपर में सवाल पूछे गए हैं, उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। इससे पहले मैं आज आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं लिखाऊंगा ऐसे लिखते चल जाइएगा कॉन्सेप्ट या नोट नंबर 1। आज का नोट नंबर 1 के अंदर क्या लिखिएगा, देखिए नोट नंबर 1 ध्यान से समझिएगा, ZXA, जहाँ लिखा हो ना ZXA, तो आप जो देखते हो ना ZXA का मतलब हो नाभिक, एक प्रकार का नाभिक होगा। नाभिक मतलब न्यूक्लियस होगा। नाभिक आप अच्छी तरह जानते हैं, ये हमारा एटम रहा, एटम परमाणु, ये रहा आपका न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे, बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होंगी, वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन कौन घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो आप ये जो प्रोटॉन हो ना, प्रोटॉन किसी परमाणु, ये रहा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, अगर 20 इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो 20 ही प्रोटॉन होंगे। किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन।
किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी। ये बात आप दिमाग में सेट कर लो। हम कहने लगे एक परमाणु के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन, तो याद रखना 20 इलेक्ट्रॉन तो है, 20 प्रोटॉन भी होंगे। हमने कहा इस मार्कर के अंदर 18 प्रोटॉन है ना, तो आप कहोगे सर 18 प्रोटॉन तो है, तो फिर 18 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या इस तरह नहीं ज्ञात करते, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का अलग तरीका बताएंगे भी आपको। तो याद रखना आज के बाद किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, समझे। आज के बाद अगर नाभिक को प्रदर्शित किया जाए तो ZXA से प्रदर्शित करते हैं। ZXA एक प्रकार का नाभिक होगा, आप याद रखिए, समझे। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है 2He4, हमने कहा ये क्या है, आप कहेंगे नाभिक है। किसका नाभिक? ये जो बीच में देख रहे हैं ना, ये एटम होगा, हीलियम का नाभिक। अगर हमने ऐसे लिख दिया 7N14, तो हम कहेंगे आपसे ये क्या है, आप कहोगे सर ये नाभिक है। किसका नाभिक? नाइट्रोजन का नाभिक। जैसा कहें ऐसा पढ़िए। हमने कहा ये बताइए क्या है, 1H1, सर कहेंगे, आप कहेंगे सर ये नाभिक है। नाभिक किसका नाभिक? हाइड्रोजन का नाभिक। हमने कहा बच्चे से बताइए 1H3, ये बताइए क्या है, ये क्या बला है, आप कहेंगे सर ये भी नाभिक है, लेकिन ये हाइड्रोजन का नाभिक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अभी तक आपने ये जाना कि किसी नाभिक को कैसे पहचानते हैं, किसका नाभिक होता है। ये नहीं बताया कि उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन कौन से प्रोटॉन होते हैं। अब आप मेरे साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, हम ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्यों निकाल रहे हैं। जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या की जरूरत, आवश्यकता पड़ सकती है। इसी तरह इसी के कारण हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीख रहे हैं। चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंकिंग करेंगे, इंटरलिंकिंग कर पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं। हम कहें ये एक हीलियम नाभिक है, हम कहें आपसे ये एक हीलियम नाभिक है, आप कहेंगे जी सर समझ में आया, हीलियम नाभिक है। आप बताइए ये क्या है, जो 2 है ये क्या है, तो याद रखिए 2 ये इलेक्ट्रॉन है। हम कहेंगे प्रोटॉन बताइए, तो 2 ही प्रोटॉन है, क्योंकि हमने आपको बताया था जिस परमाणु के भीतर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे हमने कहा कि 7N14, इसके अंदर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। आप कहेंगे 7 तो इलेक्ट्रॉन, तो 7 ही फिर प्रोटॉन होंगे। अभी तो ये तो बताया अभी थोड़ी देर पहले कि किसी परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो प्रोटॉन भी कितने? 2। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 7, तो प्रोटॉन भी कितने? 7। बहुत अच्छी बात। चलिए सर न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। आइए बताते हैं आपको न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। आइए ध्यान से देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है 2He4, आप इसमें इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं 2, प्रोटॉन भी जितने ही होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन भी कितने ही होंगे? 2। चलिए आप बताइए न्यूट्रॉन कितने होंगे। 4 में से 2 घटा देना है, आपको पता लग जाएगा कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 2। जैसे हमने कहा कि 7N14 लिखा हुआ है कहीं, या 16 लिखा हुआ है, तो आप बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7, तो फिर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 7। आप बताइए न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16 में से 7 घटाएं तो कितना आ जाएगा? 7। अभी तक आपने मेरे साथ ये जाना कि नाभिक को प्रदर्शित कैसे करते हैं, नाभिक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। अभी तक आपने मेरे संग ये जाना, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप सीख गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आगे एक चैप्टर आएगा ड्यूअल नेचर एंड वेव आएगा। उस चैप्टर आपका सबसे लास्ट का 21वां-22वां चैप्टर होगा। 21वां-22वां चैप्टर जो भी चैप्टर होगा, याद रखिए उस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही काम आने वाले हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। यानी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पढ़ाई वो नहीं जो तुम्हारे टीचर या आसपास तुम पढ़ते हैं, पढ़ाई वो जो मैं पढ़ाता हूँ, समझे। मेरे पास कोई बुक नहीं है, आई हैव नो बुक, आई एम ओनली मी बुक। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ाए कहानी को, इस पर चली आ रही परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आप मेरे साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीख गए। आज हम ये समझाएंगे कि सवाल किस तरह आते हैं, और सवाल किस तरह हल कर सकते हैं आप। पहले आप इसे जनरल केस तरीके से लिखिए, अपने नोट से मेंशन कीजिए। जेड क्या है? जेड है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के साथ साथ जितने परमाणु क्रमांक होगा ना, किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा, जैसे हमने लिखा है कि 2He4 हमने लिखा है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 2। जितना परमाणु क्रमांक होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा, उतनी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक एक ही मतलब होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल सेम, समझे। जैसे हमने कहा कि ये एक एटम है, इसका जो ये एक एटम है ना,
इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 20, तो आप बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहेंगे 20 ही होंगे। अब आप बताइए फिर इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, तो आप कहेंगे इसमें 20 ही प्रोटॉन होंगे। क्वेश्चन आइए जानते हैं क्वेश्चन। पहले आप लिखिए जेड एक्स, पहले थोड़ा सा लिखिए जेड एक्स ए। इसमें जेड क्या है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, या आप इसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या या बराबर करके प्रोटॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या। इसमें ए क्या है, इसमें ए है परमाणु भार, एटॉमिक मास या न्यूक्लियानों की संख्या। आप ए को न्यूक्लियानों की संख्या भी कह सकते हैं की संख्या। आप बताइए तो फिर न्यूट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, ए में से आप जेड घटाएंगे, थोड़ी देर पहले पढ़े थे, ए में से जेड घटाएंगे, इसे बोलते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अभी तक आपने जाना कि जेड ए और एन कैसे निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी परमाणु के अंदर कैसे निकाले जाते हैं। अभी तक आपने ये सीखा, आप इसे नोट करिए और एग्जाम्पल में ये भी लिख दीजिएगा। 2He4, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, तो फिर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2, तो फिर न्यूट्रॉन भी बताओ कितने होंगे, 2। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा। एक एग्जाम्पल और लिख दीजिएगा आप, एक एग्जाम्पल और लिखिएगा। नंबर 2, 7 6 C 12 आपको बताना है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन होंगे 6, तो फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 6। तो इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6। इस तरह बुक उठाइए, बुक के अंदर जाइए, इस तरह के सवालों का भरमार दिखाई देगा। आपको कम से कम 10 न्यूमेरिकल करने चाहिए, अपने नोट्स में मेंशन कर देने चाहिए जो 10 न्यूमेरिकल होंगे, जो भी आप बुक यूज़ करते होंगे। खासकर नूतन की, सत्य प्रकाश की, जौन से भी दिनेश की जो बुक यूज़ कर रहे होंगे आप, उसमें खोलिए पहला चैप्टर और देखिए इससे संबंधित ऐसे सवाल कहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्या आप उन्हें हल करने की स्थिति में है या नहीं है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नाभिक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाभिक यानी एक न्यूक्लियस होगा। नाभिक 2He4 में इसके ब्रैकेट में लिखते हैं अल्फा कण। 2He4 इसके ब्रैकेट में लिखिएगा अल्फा कण, इसे अल्फा कण भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। नाभिक 2He4 में अल्फा कण लिख दिया। में आवेश की मात्रा की गणना करो, आवेश की मात्रा की गणना करो, गणना करो। पहला न्यूमेरिकल था आज, आंसर नंबर 1 कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले आप इसे लिखिएगा 2He4 आपने लिख दिया। आप इसे अल्फा कण भी कहते हैं, अल्फा कण। तो आपसे सीधा 2He4 ना लिखता तो ये भी पूछा जा सकता था, नाभिक अल्फा कण में उपस्थित आवेश की मात्रा की गणना करो, तो आप कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए दोनों के दोनों नाम याद रखने जरूरी हैं। अल्फा कण, तो आप इसमें ये बताइए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप कहेंगे 2। न्यूट्रॉन कितने हैं, तो भी 2। प्रोटॉन फिर कितने हैं, 2। आपको क्या निकालना है, आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको क्या निकालना है, इस पर आवेश निकालना है। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा निकालने के लिए सूत्र बताया गया था Q = Ne। तो Q = Ne सूत्र को यूज़ कर देंगे। n की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन कितने, यही तो n की वैल्यू कितने, 2 इंटू E की वैल्यू बताओ। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q बराबर इसकी इसमें गुना करेंगे 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिए अल्फा कण पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होगा। ये बात आपको डायरेक्ट भी पता होनी चाहिए। एक न्यूमेरिकल में सीधा हूबहू डायरेक्ट पूछ लिया गया